नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे आज़ाद हिंद फ़ौज के बारे में। आज़ाद हिंद फ़ौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन है ये और आई होप आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो देखते हैं अपने वीडियो में आज़ाद हिंद फ़ौज के बारे में। आज़ाद हिंद फ़ौज द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को उद्वेलित करने में आज़ाद हिंद फ़ौज की भूमिका प्रमुख रही। आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह ने कर ली। देखो, कई सारे विद्यार्थियों का ये डाउट होता है कि जो आज़ाद हिंद फ़ौज है वो सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई है, लेकिन इसकी स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, कर ली थी। किंतु अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फ़ौज सरकार की स्थापना कर इसे नई जान डाली। मतलब बाद में जो आज हुई थी वो आज़ाद हिंद फ़ौज सरकार की स्थापना हुई थी 1943 में। तो ये काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं मन में। उसके बाद में देखो, जापान में अंडमान निकोबार को जीतकर आज़ाद हिंद फ़ौज को सौंप दिया। मतलब जापान उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड में था, बिज़ी था। वो एशिया के जितने भी इलाके हैं उन पे कब्ज़ा करना चाहता था। उसने अंडमान निकोबार को अंग्रेज़ों से जीत के और आज़ाद हिंद फ़ौज को सौंप दिया। सुभाष ने अंडमान का नाम स्वराज और निकोबार का नाम शहीद रखा। अंडमान का नाम तो उन्होंने स्वराज रख दिया और निकोबार जो द्वीप था उसका नाम उन्होंने शहीद रखा। आज़ाद हिंद फ़ौज के गिरफ्तार सैनिकों, अधिकारियों मेजर शाहनवाज़ खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह आदि पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा चलाया। ये 3-4 सिपाही थे, इनके नाम भी याद रखना ज़रूरी है। मेजर शाहनवाज़ खान है, कर्नल प्रेम सहगल है, कर्नल गुरुदयाल सिंह है, इन पे केस चला था उस समय। आगे देखते हैं, मुकदमा चलाया गया इन पे। और आज़ाद हिंद फ़ौज के अधिकारियों को बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू और आसफ अली और कैलाश नाथ काटजू जवाहरलाल नेहरू को लेकर आज़ाद हिंद फ़ौज के बचाव समिति का गठन किया था। मतलब इसको बचाने के लिए प्रयास भी हुए थे और तेज बहादुर सप्रू है, उन्होंने किया था, आसफ अली ने किया था, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू सबने किया था प्रयास। उपरोक्त लोगों की वकालत करने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फ़ौज के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। किंतु जन आंदोलन व विरोधी तेवरों को देखकर तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल ने उच्च अधिकारियों की सजा माफ कर दी। मतलब उक्त अधिकारियों की सजा उन्होंने लॉर्ड वेवेल ने माफ कर दी। उनको लगा कि इससे थोड़ा विद्रोह वगैरह भड़क सकता है, तो क्यों ना माफ कर दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है वैसे भी। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में देखते हैं, जो ये मुख्यतः वीडियो सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही बनाने के लिए किया था। आज़ाद हिंद फौज का तो एक छोटा सा मैंने ले लिया इंट्रोडक्शन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा के एक बंगाली परिवार में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। यानी कटक के अंदर हुआ था, उड़ीसा के अंदर। उस समय ये बंगाल का ही हिस्सा था। बंगाली परिवार में 23 जनवरी 1897 में। 1919 ईस्वी में दर्शन शास्त्र से स्नातक पास करने के बाद उसी वर्ष आईसीएस की परीक्षा देने इंग्लैंड गए और उसी परीक्षा में 1920 में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। आईसीएस के एग्जाम में चौथा स्थान प्राप्त और दर्शन शास्त्र के अंदर इन्होंने प्रथम श्रेणी के अंदर पास किया था 1919 के अंदर। या और आईसीएस की परीक्षा में। उसके बाद में आगे देखते हैं इनके बारे में। ये रहा रॉलेट एक्ट। भारत में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे अंग्रेजी शासन के कृत्यों को देखकर उन्होंने अप्रैल 1921 ईस्वी में आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया और भारत आ गए। मतलब 1921 में त्यागपत्र दे दिया आईसीएस से, भाई मेरे को अधिकारी वगैरह नहीं रहना। तो भारत में रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, काफ़ी ऐसे दिल को झकझोर देने वाले किस्से हुए थे। सुभाष चित्तरंजन दास से मिले और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। चित्तरंजन दास को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। चित्तरंजन दास ने इन्हें द यंग ओल्ड मैन कहा। यंग ओल्ड मैन इसलिए क्योंकि इनके विचार काफ़ी यंग थे, लेकिन इनमें ओल्ड मैन की तरह एक सहिष्णुता भी थी, एक लक्ष्य भी था निर्धारित। भारत आकर महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर 1921 ईस्वी में इंग्लैंड के युवराज के साथ आगमन का बहिष्कार कार्यक्रम चलाया, जिसके लिए इन्हें 1924 में देश निकाला देकर मांडले जेल में भेज दिया गया। मतलब देश निकाला भी दे दिया गया। इन्होंने इंग्लैंड के युवराज जो आए थे उनका बहिष्कार किया था और 1927 ईस्वी में खराब स्वास्थ्य के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया। तो 1927 में भी हो गया था, 3 साल की सजा लेने के बाद। तो उसके आगे देखते हैं। 1931 में इन्हें नवजवान भारत सभा का अध्यक्ष चुना गया। 1935 ईस्वी में उनकी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल प्रकाशित हुई 1935 ईस्वी में। उसके बाद में आगे देखते हैं। 1938 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराया और अध्यक्ष बने। तो ये एक काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था, जिसके अंदर महात्मा गांधी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हराया। महात्मा गांधी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न माना था। 1938 की बात है ये। और लेकिन महात्मा गांधी से मतभेद हो जाने के कारण 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसी वर्ष कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ। इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था उस समय। उसके बाद आगे भी है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर पुनः अध्यक्ष बन गए थे 1939 में, क्योंकि युवा लोग इनके जो भाषण थे या इनके जो विचार थे उससे ज़्यादा सहमत थे। 1940 में ब्रिटिश शासन द्वारा उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। वे पठान जियाउद्दीन के वेश में घर से निकलकर बर्लिन शहर जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने हिटलर व उनके सचिव रिबेट्रॉप से मुलाकात की। हिटलर से भी मुलाकात की उन्होंने, यानी अपना भेष बदलकर जर्मनी पहुंच गए वो। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी उपनाम से संबोधित किया, यानी नेताजी कहने लग गए। एक उपनाम भाई इनका यहीं से पड़ गया था।
आज़ाद हिंद फौज में 1000 स्त्री सैनिकों वाली रानी झांसी रेजिमेंट भी शामिल थी, जिसका कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया, लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया। ये एक ब्रिगेड भी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान टोक्यो रेडियो से भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संदेश दिया था, जापान के टोक्यो से, ठीक है। अब सुभाष चंद्र जी के बारे में और जानकारी लेते हैं। सुभाष 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता का भार सौंपा। अब सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहना लेने लगे, मतलब नेताजी उनको सब लोग कहने लगे। और आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी जाने के लिए ऑरलैंडो मैजेंटा के नाम से पासपोर्ट बनवाया, यानी इस नाम से, फर्जी नाम से बनवाया, पर उस समय ये आज़ादी के लिए था तो बिल्कुल जायज़ था। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनके प्रसिद्ध नारे थे। तो एक ऐसे प्रतिभा के धनी थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। देखो संघर्ष इतना, एक ब्रिटिश साम्राज्य जो एम्पेरियल साम्राज्य, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत उस समय बहुत कम लोगों में होती थी। और उन्होंने एक बुक प्रकाशित की, इसका काफ़ी पूछा 1935 के अंदर एक बुक प्रकाशित की, द इंडियन स्ट्रगल, ये काफ़ी फेमस हुई थी। और नवजवान भारत सभा का अध्यक्ष भी इन्हें चुना गया था 1931 में। और मेन है कि महात्मा गांधी से इनकी बनती भी थी और इनके विचार उनसे मिलते भी नहीं थे। ये एक फैक्ट की बात है। तो ये एक वीडियो था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।